अब सही है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म में आगे के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे हम आज चर्चा करते हैं। पिछले लेक्चर में हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही स्थित कुंडली या लूप के बल युग्म के आघूर्ण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सबसे पहला टॉपिक चुंबकीय द्विध्रुव फिर से पढ़ते हैं। देखिए, क्या है मैग्नेटिक डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल का अर्थ है यदि हम किसी चुंबकीय वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर दें और उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में रखने के बाद क्या उत्पन्न हो जाए? चुंबकीय बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाए, मैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट हो जाए, तो तब हम उस मैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या कह देंगे? चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल। इसके एग्जाम्पल हैं बार मैग्नेट, दंड चुंबक, धारावाही परिनालिका जो हम पीछे सब पढ़ चुके हैं इनके बारे में, सोलिनॉइड, धारावाही टोराइड, धारावाही कुंडली, करंट कैरिंग लूप, धारावाही लूप, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉयल, ये सब के सब चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। इनका बिहेवियर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है भाई। अब जब हमने चुंबकों के गुण पढ़े थे, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पढ़ी थी। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक मैग्नेट को हम तोड़ते गए इतने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया कि वो एटम्स के फॉर्म पे डिवाइड हो गया। एटम के बाद उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग कर दे, मान लें ऐसी स्थिति भी कर दी, तो अनेक पदार्थों के अणु, मॉलिक्यूल, उसके परमाणु, एटम और उनके फ्री पार्टिकल्स, मुक्त कण, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों को हम अलग अलग कर लें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, ये सब भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं। देखिए, अगले चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रॉन का जिक्र करेंगे, जिस प्रकार से विद्युत धारा के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए भी इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है भाई। उसको आगे स्टडी करेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये भी क्या करते हैं? एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह व्यवहार करते, तो चुंबकीय द्विध्रुव आ गया। इसका मतलब जो कोई भी चुंबक होगा, चुंबक के फॉर्म पे होगा, वो मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल हमारी यदि समझ में आ गया, तो हम जो चुंबकीय द्विध्रुव होगा, उस चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ते हैं। क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, पिछले लेक्चर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कुंडली थी। उस कुंडली में फेरों की संख्या n थी। उस कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा था और उस कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही थी। तब उसके बल युग्म का आघूर्ण निकाला था हमने। धारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली के बल युग्म का आघूर्ण, एक पेयर ऑफ फोर्स क्रिएट हो रहा था। उस पेयर ऑफ फोर्स से
टॉर्क निकाला था, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। N उस कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, A उसका एरिया है, B मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा। थीटा मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से उसका अक्ष कितना एंगल बना रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और उस कुंडली के तल पर खींचे गए अविलंब के बीच का कोण है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस NIA को, इस पूरी चीज को हम एक नई चीज कह दे रहे हैं, कैपिटल M। वहां जिक्र कर दिया था इसका पिछले लेक्चर में। NIA इज इक्वल टू क्या लिख दे रहे हैं हम, कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, और उसके ऊपर एरो भी लगा रखा है। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। इस M इज इक्वल टू NIA को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यदि कुंडली में फेरों की संख्या 1 हो, मतलब जैसे लूप हो, तब N इज इक्वल टू 1, तब M इज इक्वल टू IA, I इंटू वो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हम NIA को M लिख देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम M क्रॉस B भी लिख सकते हैं। यदि कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, थीटा इज इक्वल टू 90, इसको ध्यान दीजिएगा, तब ये टाउ इज इक्वल टू MB साइन 91 होता है। टाउ तब मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू M इंटू B। इससे हम M की डेफिनेशन देंगे, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन देंगे, M इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन B। थीटा इज इक्वल टू 90, तब टाउ मैक्स इज इक्वल टू MB, तो M इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन B। अब डेफिनेशन दे देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, मींस M की डेफिनेशन दे देते हैं। यदि एकांक चुंबकीय क्षेत्र में B इज इक्वल टू 1 टेस्ला, कोई कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, थीटा इज इक्वल टू 90, तब M इज इक्वल टू टाउ मैक्स बच जाएगा। B इज इक्वल टू 1 हो गया, तो M इज इक्वल टू टाउ मैक्स। जितने अधिकतम बलाघूर्ण का अनुभव करेगा, वही अधिकतम बलाघूर्ण उस चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90, tau max is equal to MB, then M is equal to tau max upon B. If B is equal to unit, तब then M is equal to tau max. इसका मतलब यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉयल का अक्ष मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, और उस कंडीशन में वह जो अधिकतम बलाघूर्ण का अनुभव करेगा, उस अधिकतम बलाघूर्ण को ही उस चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन होगी। आइए, दो चीजें हमने पढ़ ली, क्या, एक तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है और दूसरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है। चलते हैं आगे, अगला तीसरा टॉपिक आते हैं। देखिए, अब हम चुंबकीय द्विध्रुव तीसरे बिंदु पे आ रहे हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और उसकी डायमेंशन भी यहीं पर डिस्कस कर देते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ M। तो M इज इक्वल टू IA या NIA। यदि N इज इक्वल टू 1, जैसे कॉयल हो, लूप हो, तो N इज इक्वल टू 1 रख दीजिए, तब M इज इक्वल टू I इंटू A। अब इससे हम यूनिट दे देते हैं। वैसे M इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन B से भी यूनिट दे सकते हैं, परंतु आप सिंपल वे पे चलिए। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, I करंट का यूनिट हो गया एम्पियर, A एरिया का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या हो गया भाई,
SI यूनिट। इसकी डायमेंशन क्या होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है आपको, और इसकी डायमेंशन होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर का मतलब A की पावर 1 L की पावर 2। एम्पियर करंट को हम A से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं डायमेंशन के फॉर्म पे, और मीटर को हम L से डिनोट करते हैं, उस पर पावर 2 है। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं m0, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, m की पावर 0 कुछ भी नहीं है, L की पावर 2, T की पावर कुछ नहीं है 0, और A की पावर 1। ये इसकी डायमेंशन हो गई, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दिशा, जैसे विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम S पोल टू N पोल, हमने पीछे जिक्र किया है। क्योंकि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक को लटकाने पर वह स्वतंत्रतापूर्वक उसको फ्रीली उसके मिड पॉइंट से उसको हैंग कर दें और फ्रीली छोड़ दें, उसका जो सिरा नॉर्थ की तरफ रुकेगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो सिरा दक्षिण की तरफ रुकेगा वो साउथ पोल कहलाएगा। तो साउथ पोल से मैग्नेटिक डाइपोल के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब एन पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेवियर कर रहा है और एस पोल नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेवियर कर रहा है। अब हम 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या है भाई, इसकी भी डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक है, ये देखिएगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर से आ जाते हैं, देखिएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू एम बी, एम इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन बी, एम मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इफ टाउ मैक्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, बी इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर या 1 टेस्ला, देन एम इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अरे भाई, इससे भी आप यूनिट निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ही आएगी। अब m इज इक्वल टू 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर का मतलब यह हो गया कि यदि किसी चुंबकीय द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर मीन्स 1 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं और उस पर जो बलाघूर्ण लग रहा है वो 1 न्यूटन मीटर का बलाघूर्ण कार्य करता हो, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तब उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, देखिएगा ये एन सिरा है, ये एस सिरा है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एस टू एन, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी मैग्नेटिक डाइपोल होगा उसके 2 सिरे अवश्य हुए होंगे, एक एन सिरा दूसरा एस सिरा, अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट, डायमेंशन और 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर की डेफिनेशन। चलिए और आगे और महत्वपूर्ण चीजों पर चलते हैं। अगला बिंदु है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा देंगे तो घुमाने में कितना कार्य होगा। देखिए, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, तो हमने वहां पर आप लोगों से बार बार ये बोला था कि जिस प्रकार से हम विद्युत द्विध्रुव की स्टडी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल की भी स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया था, यहां भी पुनः मैं समझा रहा हूं। देखिएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में यदि रोटेट करवाना है तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन in rotating
मैग्नेटिक डाइपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं, कितना वर्क होगा। माना चुंबकीय क्षेत्र बी में, ध्यान से समझ लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय द्विध्रुव हमने रखा है। कैसे रखा है? उस चुंबकीय द्विध्रुव का अक्ष मीन्स चुंबकीय द्विध्रुव के तल पर खींचा गया अविलंब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा एंगल फॉर्म करते हुए रखा गया है। तब टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा है, फर्स्ट स्टेप हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और अब ये किसी थीटा पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक डाइपोल पड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा रोटेट करा दीजिए, डी थीटा एंगल रोटेट करा दीजिए। डी थीटा एंगल रोटेट करा देंगे, तब वर्क डन, रोटेशनल मोशन हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। क्योंकि घूर्णन गति में जब रोटेशनल मोशन होता है तब वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ये होता है भाई। लीनियर मोशन में तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, इस ढंग से करते हैं। और रोटेशनल मोशन में क्या करते हैं? वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू पुट करिए, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। यह सेकेंड स्टेप हो गया। अब हम क्या करें? इस मैग्नेटिक डाइपोल को उस मैग्नेटिक फील्ड में थीटा 1 पोजीशन से थीटा 2 पोजीशन तक रोटेट करवा दें। कहां से रोटेट करवाएं? थीटा 1 से थीटा 2। मतलब लिमिट क्या रखेंगे हम? लोअर लिमिट होगी थीटा 1 और अपर लिमिट होगी थीटा 2। देन वर्क डन, W इज इक्वल टू थीटा 1 टू थीटा 2, डी डब्ल्यू का इंटीग्रल, डी डब्ल्यू ऊपर निकाला है हमने, एम बी साइन थीटा डी थीटा। एम बी कॉन्स्टेंट चीज है, बाहर कर दीजिए, और साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। बार बार हमने करा हुआ है साइन का इंटीग्रल, सबको याद हो गया होगा। जो बच्चे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको भी ये याद हो गया। इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला है भाई, क्या? माइनस कॉस एक्स। यहां एक्स के बदले थीटा है, साइन थीटा डी थीटा का मतलब माइनस कॉस थीटा। इसमें से माइनस चिन्ह भी बाहर कर दीजिए, तो माइनस चिन्ह बाहर कर दीजिए और कॉस पे फिर लिमिट लगा दीजिए, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। पीछे भी हम कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं। देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी, अब माइनस, इस माइनस साइन को अंदर कर दीजिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये नंबर 17 आ गया भाई। और 16 था हमारा एम इज इक्वल टू एन आई आई। थोड़ा इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये देखिएगा, यदि द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में पड़ा हुआ था मैग्नेटिक डाइपोल, उसको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से थीटा एंगल रोटेट करवा दे। मींस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में पड़ा हुआ है तो थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तब ऐसी कंडीशन में वर्क हो जाएगा, यहां पर देखिए, थीटा 1 के बदले 0 रखोगे और थीटा 2 के बदले क्या रखोगे? थीटा। देन वर्क W इज इक्वल टू एम बी इंटू कॉस 0 माइनस कॉस थीटा। कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस थीटा वैसा ही रहा, तो W इज इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर 18 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, हमारे पास 3 कंडीशन
होंगी। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए 3 कंडीशन होंगी। नंबर 1, स्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पड़ा हुआ है, उसको रोटेट ही नहीं करवाया। मीन्स θ1 इज इक्वल टू 0, θ2 इज इक्वल टू 0। यदि ऊपर वाला फार्मूला लोगे तो θ1 इज इक्वल टू 0, θ2 इज इक्वल टू भी 0, तो नेटवर्क 0 आ जाएगा। या इसमें नहीं रख रहे, आप यहां रख दीजिए। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0, देन W इज इक्वल टू 0, नो वर्क। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में पड़ा था, θ1 इज इक्वल टू 0, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से हमने रोटेट ही नहीं करवाया, θ2 इज इक्वल टू भी 0, तो कोई कार्य। इसको कहते हैं स्थायी संतुलन, साम्यावस्था कहलाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। स्टेबल कंडीशन हुई है डाइपोल की। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरी, यदि हमारे पास उदासीन संतुलन की स्थिति है, न्यूट्रल कंडीशन है, तब θ1, चलिए हम सीधे इससे कर देते हैं, ऊपर वाले में नहीं जाते हैं। तब थीटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 90, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को क्या कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कर दोगे। तब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो W इज इक्वल टू एम बी 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा के बदले 90, तो 90 रखोगे तो कॉस 90 0, W इज इक्वल टू एम बी। और जब हम स्थायी संतुलन की अवस्था से हम क्या कर दें, इसको रोटेट करवा दें 180, तब ये अस्थायी संतुलन कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है। तब W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें रखिएगा, W इज इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 होता है -1 माइनस माइनस प्लस, W इज इक्वल टू 2mb। तो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य आ गया। जनरल फार्मूला आ रहा है हमारा, W इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब θ1 इज इक्वल टू 0 रख देना, θ2 इज इक्वल टू थीटा कह देना, तब W इज इक्वल टू एम बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वर्क का फार्मूला आ गया। इसके लिए 3 कंडीशनें हो जाएंगी, स्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन और अस्थायी संतुलन। अगला, इसी मैग्नेटिक डाइपोल की हम क्या करते हैं, अगला टॉपिक, विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी निकाल देते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं भाई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। जिस प्रकार से हमने वर्क निकाला उसी प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे भाई। परंतु जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको कहेंगे क्या, क्या मतलब पोटेंशियल एनर्जी का। चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड बी में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को उसकी शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति से, शून्य स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था वो मैग्नेटिक डाइपोल। नाउ शून्य स्थिति ऊर्जा का मतलब बी के परपेंडिकुलर स्थित था। किसी विशेष स्थिति, परपेंडिकुलर स्थिति से उसको किसी विशेष स्थिति तक उसको रोटेट करवाना है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव को शून्य स्थितिज ऊर्जा की स्थिति से उसको मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल रोटेट करवा दें, तो थीटा एंगल रोटेट करवाने पर जो कार्य होगा उस कार्य को ही हम क्या कह देंगे, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कह देंगे। थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है भाई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वर्क के लिए θ1 = 0 रख रहे थे, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या कह रहे हैं, θ1 = 90। शून्य स्थिति की ऊर्जा होती है ये वाली, और 90 की पोजीशन से इसको हम किसी एंगल θ2 = θ पर रोटेट करा दे रहे हैं, इस पोजीशन पे ले आ रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण में स्थित कोई चुंबकीय द्विध्रुव होता है, तब उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण पीछे, फिर वही फर्स्ट स्टेप, τ = mb sin थीटा। इस स्थिति से, किस स्थिति से, इस स्थिति से इसको थीटा स्थिति में टॉर्क इतना है, इस स्थिति को भी छोड़ दीजिए, ये तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये डायग्राम बना हुआ है। थीटा स्थिति से इसको डी थीटा एंगल रोटेट करवा दें, तब वर्क डन होएगा dw = τ × डी थीटा। dw = τ की वैल्यू पुट कर दीजिए, mb sin थीटा डी थीटा। तो अब हम θ1 = क्या रखेंगे, 90 से θ2 = कहां रोटेट करवाएंगे, थीटा, ऐसी स्थिति में लाएंगे, तब उसकी पोटेंशियल, जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तब चुंबकीय द्विध्रुव को θ1 = 90 की पोजीशन से θ2 = थीटा की पोजीशन में लाएंगे, जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वर्क के लिए हम क्या कर रहे थे, θ1 = 0 से θ2 = थीटा रोटेट करा दे, वो वर्क डन था, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो u = अपर लिमिट क्या हो जाएगी, ये देखो, θ1 = 90 से θ2 = थीटा रोटेट करवा रहे हैं, तो वर्क डन हो जाएगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। u = dw का इंटीग्रल, इस dw का इंटीग्रल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, लोअर लिमिट θ1 = 90, θ2 = थीटा, dw की वैल्यू पुट कर दी, mb sin थीटा डी थीटा। mb को बाहर कर दीजिए, sin थीटा का फिर से इंटीग्रेशन हो गया अब माइनस cos थीटा, और लिमिट होगी 90 to थीटा। माइनस साइन को बाहर कर दीजिए, माइनस mb अपर लिमिट cos थीटा माइनस cos 90 होता है 0, तो माइनस mb cos थीटा, ये नेक्स्ट नंबर 19। क्योंकि ये पीछे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। u = -mb cos थीटा। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, यदि चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र B में B की दिशा θ1, B की दिशा θ1 से B की दिशा θ2 तक रोटेट कराया जाए, तब वर्क डन W = U2 - U1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो U2 हो गया -mb, इससे -mb cos θ2, माइनस माइनस प्लस mb cos θ1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा W = mb cos θ1 माइनस cos थीटा। तो मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, उसका SI यूनिट, उसकी डेफिनेशन, उसकी बीमा, और 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी डेफिनेशन, और मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक डाइपोल था उसको रोटेट कराने में कितना वर्क आया, और मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई। इतनी चीजें हैं, हमने स्टडी करी, उनको समझा। अब और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
चलिए आगे चलते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव का हम विद्युत द्विध्रुव के साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हैं भाई, कंपैरिजन करते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या डिफरेंसेज है, क्या सिमिलरिटीज है। मतलब द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग्स का स्टडी करते हैं, क्या एनालॉग है इन दोनों में। देखिएगा, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पीछे पड़े हैं फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें हमने विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करा था। उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्टडी की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था भाई? दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश, एक दूसरे से, ये दो धन और ऋण, दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर थे। उस अल्प दूरी को हम 2L कह रहे थे, तो ये डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डिस्कस कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल हम बता चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक ऐसे ही हमने अभी मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा। विद्युत द्विध्रुव जैसे हमने दंड चुंबक कह दिया, इसके दो सिरे हुए, एक एन पोल, एक सिरा एन ध्रुव कहलाता है, उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, उस पर डिस्कस कर चुके हैं। दक्षिणी ध्रुव इस ऋणावेश की तरह काम करेगा और उत्तरी ध्रुव इस धनावेश की तरह काम करेगा। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M से हमने डिनोट कर रखा है, इसकी डायरेक्शन S से कहां की ओर होगी? N की ओर। जिस प्रकार से यहां ये धन और ऋणावेश हैं, ठीक उसी प्रकार से इन चुंबक के ध्रुवों की क्या होती है? ध्रुव प्रावल्यता होती है। स्मॉल m से डिनोट कर रखा है, ये देखिएगा, ये गोल कर दे रहा हूं मैं। ध्रुव प्रावल्यता का मतलब मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, m स्मॉल m इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ है भाई, स्मॉल m। जिस प्रकार से यहां चार्जेस थे प्लस और माइनस, वैसे ही यहां पर क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। ठीक ऐसे ही करंट कैरिंग लूप है भाई, या कॉयल है। इसमें कैसे करंट फ्लो हो रही है? देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है। तो यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है इधर से, तब ये एन पोल की तरह काम करेगा, इसमें नीचे को, इसमें ऊपर को, तब ये एस पोल की तरह। सपोज क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है करंट, तब ये पास वाला ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, इस तरफ से देख रहा है, ये एस पोल, ये एन पोल। क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है तो उसके दो पोल अवश्य ही होंगे, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस प्रकार से नंबर 1 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू क्या होगा भाई? Q के बदले M लेंगे यहां, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2L। 2L ये डिस्टेंस है भाई, ये दो पोल्स के बीच की डिस्टेंस है। परंतु अधिकांश बुक्स में इसका जिक्र नहीं होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2L का जिक्र नहीं होगा। परंतु हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ा भाई? M इज इक्वल टू I इंटू A। यहां P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, यहां M इज इक्वल टू IA या स्मॉल m इंटू 2L। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज देखना, विद्युत द्विध्रुव के बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा भाई? PE साइन थीटा।
ठीक ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए क्या पड़ा भाई, नहीं मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या पड़ा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी, यहां पी क्रॉस ई, यहां पी क्रॉस ई, यहां एम क्रॉस बी। इसका मतलब पी एम के एम, यहां पी है क्या, विद्युत द्विध्रुवागुण, यहां एम है चुंबकीय द्विध्रुवागुण। इसका मतलब पी किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, एम की तरह, और ई किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, बी की तरह। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। थर्ड थिंग, मतलब ठीक विद्युत द्विध्रुव की तरह ही चुंबकीय द्विध्रुव भी व्यवहार करता है। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमने निकाला था क्या, वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड W इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव को भी चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट करा देंगे तो W इज इक्वल टू MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, P के बदले M, E के बदले B। ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, तो चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, माइनस MB कॉस थीटा, P के बदले M, E के बदले B। विद्युत द्विध्रुव की ये दो चीजें ध्यान से सुनिएगा। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था, उसके एक्सेस में, उसके मिड पॉइंट से काफी दूरी पर कोई बिंदु था r डिस्टेंस पे, तब अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, 2p अपॉन r क्यूब। सिमिलरली कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, जैसे बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, उसके मिड पॉइंट से उसके एक्सेस में काफी दूरी पर कोई पॉइंट P है r डिस्टेंस पर, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा μ0/4 पाई, यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, आप यदि कोई मीडियम लोगे तो तब रखना, अदरवाइज वैक्यूम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां μ0/4 पाई इंटू 2m अपॉन r क्यूब। इसका मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट μ0/4 पाई की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक ऐसे ही निरक्षीय स्थिति में देखिएगा, नॉन एक्सियल पोजीशन, वो एक्सियल पोजीशन, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब, और यहां B इज इक्वल टू μ0/4 पाई M अपॉन r क्यूब। तो एनालॉग क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग क्या हो गया, देखिए E जो है मैं यहीं पर डिनोट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए P ले रहे हैं और मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम कैपिटल M ले रहे हैं। आपकी NCERT बुक्स में ये M म्यू भी लिखा होगा, म्यू ऐसा भी लिखा होगा, परंतु आप म्यू लिखना नहीं, हम म्यू L कुछ इस ढंग से लिखा, आप कैपिटल M से ही डिनोट करना। अच्छा, E के बदले B लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में E लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में B लेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेंगे। ये एनालॉग्स हो रहे हैं, देखिएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और नॉन एक्सियल पोजीशन पे निकाली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए लिया, और यहां क्या ले रखा है हमने, μ0/4 पाई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और म्यू नॉट क्या है, μ0 या म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये ध्यान रखिएगा। मतलब हमने
कंपैरिजन करा इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल से या मैग्नेटिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल से। इसको अच्छे से विस्तार से अध्ययन कर लीजिएगा आप। फिर हम और आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर आ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई। ये टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैसे तो मैग्नेटिक डाइपोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ये जो टॉपिक है हमारा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन कहाँ रोटेट करता है, कहाँ घूमता है? परमाणु में नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है। वो है रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है भाई। यहां तक कि इलेक्ट्रॉन के भी दो सिरे होंगे, एक एन पोल की तरह काम करेगा एक सिरा, और दूसरा सिरा एस पोल की तरह काम करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट को हम तोड़ते गए, इतना छोटा कर दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग कर दिया उससे। तो इलेक्ट्रॉन भी अपने आप में पूर्ण चुंबक है, प्रोटॉन भी अपने आप में पूर्ण चुंबक है। यदि एटम्स के शेप में तोड़ेंगे तो एटम भी अपने आप में पूर्ण चुंबक है, पीछे हमने पढ़ लिया। तो हम रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किस में लेते हैं? हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत जगह यूज होता है, बेसिक है वो मतलब। तो हाइड्रोजन एटम में मान लें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये देखिएगा ये नाभिक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम में है इलेक्ट्रॉन। ये v वेलोसिटी से r रेडियस के कक्षा में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश E और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन me हमने पीछे पढ़ा हुआ है, मास ऑफ और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी पढ़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की कक्षा में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस परिक्रमी इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो एक इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा एक चक्कर लगाया, तो इसमें क्या होगा? इस ऑर्बिट में चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि करंट क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक चक्कर में कितना चार्ज फ्लो हुआ? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और एक चक्कर में इसने समय कितना लिया? एक चक्कर में लिया गया समय वो कहलाता है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित धारा I = E/T। टी क्या है? टाइम पीरियड है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ये बेसिक है भाई, फर्स्ट स्टेप हो गया, समझ लीजिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट कर रहा है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब देखिए जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो कक्षीय गति होगी, कक्षीय गति तो सीधे सीधे ऐसे होगी, और दूसरा चक्रण गति कहलाती है, स्पिन मोशन। एक ऑर्बिटल मोशन, दूसरा स्पिन मोशन। स्पिन ऐसे होता है, ये ऑर्बिटल मोशन करते भी रहेगा और स्पिन भी करेगा। आपने क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक कक्षीय गति ऑर्बिटल मोशन, और दूसरा उसी ऑर्बिटल मोशन पर स्पिन मोशन। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलता है फिर पीछे हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स पे, पीछे नहीं आगे अगले टॉपिक्स पे जब हम मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन के
कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलता है वो चक्रण गति के द्वारा 90% मिलता है और ऑर्बिटल मोशन के द्वारा 10% मिलता है। तो क्योंकि इस ऑर्बिटल मोशन में ही स्पिन मोशन भी आ रहा है, इसलिए बुक्स में स्पिन और ऑर्बिटल का जिक्र नहीं करा है, खाली केवल रोटेशनल इलेक्ट्रॉन का जिक्र करा हुआ है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा एक पूरे चक्कर में लिया गया समय देख लेते हैं। ये रोटेट हुआ तो इसने टाइम कितना लिया, जिसको हम टाइम पीरियड कह रहे हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है भाई। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रॉन, 2πr सर्कमफ्रेंस के इक्वल, और स्पीड होगी b। सेकंड स्टेप हो गया। इस 1 और 2 से, या आप सीधे 1 में ये t का मान 2 से रख दीजिए। हमने लिख दिया 1 व 2 से संबंध, 1 व 2 से i इज इक्वल टू, आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। E अपॉन टी का मान 2πr अपॉन भी ऊपर चले गया तो E भी अपॉन 2πr। ये थर्ड स्टेप हो गया। आप जरा ध्यान देना, चूंकि कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कारण हमको क्या निकालना है, कक्षीय रोटेशनल इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, तो उसके कारण चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, I इंटू ए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पीछे पड़ा हुआ है, M इज इक्वल टू NIA IA। I कितना मिला रोटेशनल इलेक्ट्रॉन के द्वारा, E भी अपॉन 2πr। और A कितना हुआ, इसके इस ये जो रोटेशनल मोशन हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस के द्वारा कितना एरिया कवर्ड हुआ, I इंटू ए मीन्स πr²। तो यहां पर रख दीजिएगा M इज इक्वल टू I इंटू ए। I हो गया हमारा E भी अपॉन 2πr इंटू ए मीन्स πr²। ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, r से r² से एक r कट जाएगा, तो M इज इक्वल टू ई भी r अपॉन 2। बहुत महत्वपूर्ण चीज है भाई, ये 20th नंबर फार्मूले के रूप में 20वीं चीज पढ़ दी है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया किसका, इलेक्ट्रॉन का, E भी r अपॉन 2। इसको याद रखिएगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ रही है भाई, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का अध्ययन, मतलब एटम का अध्ययन, एटॉमिक मॉडल आए टॉमसन का, उसके बाद रदरफोर्ड का, उसके बाद बोहर का, उसके बाद औरों का, सोमरफेल्ड वगैरह वगैरह। तो बोहर्स मॉडल जो है वो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों का निराकरण किया और कुछ नई चीजें दी। तो हाइड्रोजन परमाणु में आएंगे हम यहां पर, परंतु किसी परमाणु के लिए बोहर ने यह कह दिया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मेन थिंग थी बोहर्स थ्योरी की, जो प्रमुख विशेषता थी, क्या कहा उसने कि जो परिक्रमी इलेक्ट्रॉन हैं वो निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही गति कर, सभी ऑर्बिट्स में रोटेट नहीं करते हैं, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स में ही रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब वो निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं होंगी जिनका कोणीय संवेग, हुज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम का टॉर्क होता है, आघूर्ण होता है, मतलब MVR, जिनका कोणीय संवेग L मीन्स MVR किसके इक्वल होगा, H अपॉन 2π या उसके गुणज में होता है। बोहर के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में ही घूमेगा जिनका कोणीय संवेग मीन्स एंगुलर मोमेंटम मीन्स MVR किसके इक्वल होगा, या तो H अपॉन 2π या उसके मल्टीपल पे। ये बोहर ने मुख्य चीज कही थी। सो MVR, M का मतलब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन,
mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इससे हम v इंटू आर तो इधर रख दीजिए, v इंटू आर इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई me यहां नीचे भेज दिया। अब इसको e/2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ई भी आर अपॉन 2 यह m ऊपर पड़ा हुआ है, m इज इक्वल टू ई भी आर अपॉन 2, ई भी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू n इंटू ई एच अपॉन 4 पाई me। e/2 से इधर, e/2 से इधर गुणा करोगे तो ई भी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू एच अपॉन 4 पाई। n क्या है? कक्षाओं की संख्या, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 7। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक की थ्योरी बाद में पढ़ेंगे तो प्लांक कांस्टेंट आता है। और me क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास। ई भी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू एच अपॉन 4 पाई me। ई भी आर अपॉन 2 है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रोटेशनल इलेक्ट्रॉन, रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और आगे देखिएगा, देखिए हमने m इज इक्वल टू, ये देखिए m इज इक्वल टू ई भी आर अपॉन 2 निकाला है रोटेशनल इलेक्ट्रॉन के लिए, और दूसरा m ई भी आर अपॉन 2 इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू एच अपॉन 4 पाई me निकाला है। इन दोनों से मतलब 20 और 21 से रिलेशन 20th एंड 21st, इन दोनों से हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन का। क्या आएगा? n इंटू ई इंटू एच अपॉन 4 पाई me। हमने पीछे जिक्र करा हुआ है। n क्या है? 1 2 3 कक्षाओं की संख्या का मतलब मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। h जो है प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 मींस 6.626। कुछ बुक्स में 6.6465 ऐसा भी लिखा होगा। 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। और me मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और पाई आपको मालूम ही है 3.14, और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ रही है। हाइड्रोजन एटम में रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये फार्मूला आ गया भाई, m इज इक्वल टू n इंटू ई इंटू एच अपॉन 4 पाई me। तो इसमें एक वर्ड आता है बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बोहर मैग्नेट्रॉन का मतलब होता है हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट करने वाले इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तब उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो ही बोहर मैग्नेट्रॉन कहलाएगा। तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट इफ n इज इक्वल टू 1 देन m इज इक्वल टू ई एच अपॉन 2 पाई me। वैल्यू पुट कर दीजिए। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है ये पूछा जाता है, 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बोर मैग्नेट्रॉन और बोहर त्रिज्या भी पूछी जाती है, बोर रेडियस। प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या को बोहर त्रिज्या कहेंगे, और प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेट्रॉन कहेंगे, ध्यान रखना है। तो m इज इक्वल टू ई एच अपॉन 2 पाई me। h मीन्स प्लांक कांस्टेंट, रख दीजिए वैल्यू। e 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 2
इंटू पाई 3.14 इंटू एम ई 9.1 इंटू 10⁻⁻30। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आ जाएगा नियरली 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है, ऑब्जेक्टिव आता है, तो 9.3 के नियरली को 9.3 इंटू 10⁻⁻24। और ऐसे ही मैं यहीं पर, वैसे तो हम एटम पूरा चैप्टर है वहां पढ़ेंगे, परंतु यहीं पर मैं लिख देता हूं बोहर त्रिज्या। बोहर त्रिज्या बोहर रेडियस कहलाती है। हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या बोहर त्रिज्या कहलाती है, और उस बोहर त्रिज्या का मान भी आप याद रखना। परंतु पूरा चैप्टर है एटम में, इसको हम पढ़ेंगे, बोहर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, स्पेक्ट्रम आदि आदि पढ़ेंगे, परंतु मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। और इसकी वैल्यू होती है, उसको हम R0 से डिनोट करते हैं, और ये इसका मान 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। देखो दो चीजें हैं, एक बोर मैग्नेट्रॉन और एक दूसरा बोहर त्रिज्या। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू 9.3 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और बोहर रेडियस की वैल्यू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, या 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको या आपकी बुक्स में ऐसे एंगस्ट्रॉम में लिखा होगा, R0 इज इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर कह दीजिए। और -10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये 0.53 एंगस्ट्रॉम ऐसा लिखा होगा। बोहर रेडियस मीटर में लिखिए या एंगस्ट्रॉम में लिखिए। तो आज हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन और उसकी यूनिट, उसकी बीमा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने में कार्य, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, उन सब पे डिस्कस। फिर उसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव का कंपैरिजन करा इलेक्ट्रिक डाइपोल से, विद्युत द्विध्रुव से, और फिर उसके बाद रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं परंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आगे काम आने वाली चीजें भी हैं। और इसी के साथ साथ हमने बोर मैग्नेट्रॉन और बोहर त्रिज्या ये भी पढ़ा। आज के लिए इतना ही, शेष हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और अगला लेक्चर तो और महत्वपूर्ण आएगा, क्योंकि उसमें हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। केवल इस चैप्टर में अब आपका गैल्वेनोमीटर बच गया है। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन करेंगे तो उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे और एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे।